नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे उस रीजन की जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आते हैं, यानी कि पूर्वांचल की। 2 चरणों का चुनाव बचा है और पूर्वांचल की 27 सीटों पर संग्राम है। यह पिछली बार का वो चरण नहीं जो आप देख रहे थे। 2019 में यहां से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस एनडीए ने जीती थी और 7 सीटें उस 2019 के वक्त के अलायंस सपा बसपा गठबंधन ने जीती थीं। इस बार क्या है सियासी समीकरण, इस बार कौन कौन सीटों में है पेच, इन सब पर बात करेंगे आज हम मिशन पूर्वांचल पे। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटें अहम हैं। इसके लिए इंडिया और एनडीए ने ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में एनडीए गठबंधन में शामिल सुभाषपा निषाद पार्टी और अपना दल की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी चुनाव है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल टीएमसी को 1 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। इन सीटों को पर कांग्रेस और सपा ने फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों को उतार दिया है। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों पर एक एक वोट का हिसाब रखा जा रहा है। पश्चिम, मध्य और बुंदेलखंड में चुनाव होने के बाद यहां के ज्यादातर नेताओं को इन्हीं 27 सीटों पर उतार दिया गया है। भाजपा ने वाराणसी में महिला सम्मेलन के जरिए नए प्रयोग किए हैं, तो आसपास की सीटों पर प्रचार का नया मॉडल अपनाया है। पार्टी की ओर से पूर्वांचल की सीटों पर जल जीवन मिशन, मकान और शौचालय हित अन्य योजनाओं को लाभ पाने वाले लाभार्थियों की ब्लॉकवार सूची निकाली गई है। इस सूची के जरिए मतदाताओं तक पहुंचकर उन्हें समझने का प्रयास किया जा रहा है। हर विधानसभा को 3 से 4 हिस्से में बांटकर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठकें की जा रही हैं। इतना ही नहीं, पार्टी ने नई रणनीति के तहत समूह बैठक भी तय कर ली है। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, कपड़ा कारोबारी, दवा व्यापारी की बैठक तय है। उदाहरण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत नेताओं को इसी क्षेत्र के लोगों से मिलने का लक्ष्य दिया गया है। अब बात करें अगर पूर्वांचल की 27 सीटों पर इंडिया गठबंधन की, तो तू चल मैं आता हूं इसकी तर्ज पर कार्य कर रही है। सपा और कांग्रेस इस इलाके में सियासी तौर पर उपजाऊ मानी जाती है। यही वजह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की जिन सीटों पर जनसभा हो रही है उन पर निगाहें रखी जा रही हैं। इसके लिए कांग्रेस ने अलग अलग टीम लगाई है। यह टीम नेताओं के कार्यक्रम और उनके द्वारा जनसभाओं में उठाए गए सवालों जवाबों को तैयार कर अपने नेताओं को भेज रही है, जिसका हम लोगों को उदाहरण कई बार देखने को मिला। अगर दिन में कोई रैली में नरेंद्र मोदी या सीएम योगी आदित्यनाथ या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कोई तंज या कोई सवाल करता है, तो अगली ही उसी दिन वो रैली कहीं भी हो, उस पर कहीं ना कहीं जवाब देने आ जाते हैं, चाहे वो सपा के नेता हो या दोनों के, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। इतना ही नहीं, अगले 2 से 3 दिन तक संबंधित इलाके में न सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सभा लगाई जा रही है, बल्कि उन सीटों पर मतदाताओं को लुभाने के लिए नई रणनीति अपनाई जा रही है। कांग्रेस और सपा ने भी इन सीटों के लिए रायबरेली अमेठी मॉडल को लागू किया है। विधानसभा क्षेत्र को सेक्टर में बांटकर बूथों पर जिस बिरादरी का वोट बैंक है उसी बिरादरी के नेता को लगा दिया है। पूर्वांचल में जातियों का जंजाल है। आप पूरे देश में चुनाव करा लीजिए, लेकिन जब पूर्वांचल में चुनाव आता है तो यहाँ पर आप बुलेट ट्रेन की बात नहीं करेंगे, अमूमन हो भी नहीं रही है। यहाँ पे बात जातियों पे हो जाती है। हम मिर्ज़ापुर बढ़ेंगे, हम प्रतापगढ़ बढ़ेंगे, हम इलाहाबाद बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें पटेलों का दौर दिखेगा। बात वहाँ ददुआ की होगी, बात उनके बेटे की होगी, राम सिंह की, जो पट्टी से विधायक हैं, जो उनके विरासत देखते हैं, तमाम लोग हैं, इन लोगों की बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल एक और भी है कि इन दोनों पार्टियों ने यादव और मुसलमानों के अलावा अन्य जातियों के नेताओं की भी जिम्मेदारी दे दी है। आप देखिए ना कि सुल्तानपुर के दामाद कहे जाते हैं मोहन यादव, वहाँ उनकी ससुराल ऐसा वो बताते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो यूपी में काफ़ी इंटरेस्ट रख रहे हैं। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें कि अभी मैं देख रहा था, जैसे मैंने बताया, अभी बैठकों का दौर है, वहाँ इंजीनियर बुलाए जा रहे हैं, वहाँ पर सब बुलाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, पक्ष तो आपको धनंजय सिंह और राजा भैया से मांगना पड़ रहा है। तो ये प्रबुद्ध वर्ग की मीटिंग करते हैं और समर्थन मांगने के लिए धनंजय सिंह के पास जाना पड़ता है। बड़ा सवाल एक ये भी है कि भाई आप जब बैठकें कर ही रहे हो, दोनों वर्गों के लिए है, ये दोनों ही अलायंस के लिए,
ना चाहते हुए राजा भैया के पास गई ना सपा। अभी खबर आ रही थी कि शायद प्रतापगढ़ में प्रचार करने के लिए कह भी दिया है कि सपा का प्रचार करो। सीटें एक बार 2019 का आंकड़ा आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, कितनी सीटें किसके पास थीं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए वो भी देख लीजिए। जी, 2019 में 27 सीटों का ये हाल है कि एनडीए को 20 सीटें मिली थी, सपा को और बसपा गठबंधन हुआ करता था तो उनको 7 सीटें मिली हुई थी। और 60 जो सीटें थी वो कौन कौन सी थी ये भी हम आपको बताते हैं। उन 7 सीटों में अगर बात करें तो गाजीपुर थी, घोसी थी, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, जौनपुर, ये सब सीटें बसपा ने जीती थी। और आजमगढ़ की सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव थे, ये सीट उन्होंने जीती थी। अब सियासी गुणाभाग आपको बताते हैं। अब सियासी गुणाभाग ये है कि भाई ये 7 सीटें और 20 सीटों का रेशियो 2019 ही तक था और उसके बाद ये 6 सीटें हो गई थी। आजमगढ़ से निरहुआ जीत गए थे उपचुनाव में। जब विधानसभा का चुनाव आया, करहल से अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो विधायक होते हैं तो उन्होंने आजमगढ़ की सीट छोड़ी। अब सवाल ये है कि भाई इतनी सीटें हैं, सुल्तानपुर में मेनका गांधी 13,500 से जीती और 13,500 से हारा कौन? सोनू सिंह, चंद्रभान सिंह उर्फ सोनू सिंह। सोनू सिंह कल देर रात, संतोष पांडे एमएलसी हैं उन्हीं के सुल्तानपुर से, एमएलसी पूर्व एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने उनको ज्वाइन कराया, वो एक जरिया बने। सोनू सिंह और मोनू सिंह प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के भी करीबी हैं, ज्वाइन करा दिया। सपा में 13,500 का मार्जिन था सुल्तानपुर में। और कल मैं कहीं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मेनका गांधी से आपकी अदावत है, सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कोई अदावत नहीं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा तो मैं ख़राब हो गया। मेरे पिताजी 2 टर्म विधायक थे, मेरे बाबा यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, तो बड़ा पुराना सियासी परिवार है, मजबूत सियासी परिवार सुल्तानपुर में। किसी को भी डिगाने के लिए, किसी को भी उबारने के लिए वो काफ़ी है। अब बात घोसी विधानसभा की, जहां से वो सीट जो है वो दी गई है अरविंद राजभर को। अरविंद राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बेटे। ओम प्रकाश राजभर उस सीट के लिए बड़े ताने बाने बुन रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। कई बयानों में वो कहते नजर आते हैं कि भाई हम चाचा हैं, वो बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चों से मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी का है। लेकिन एक बड़ा सवाल एक और भी है। जब हम बात कर रहे हैं कि भाई घोसी में इतना ही कर दिए थे तो क्यों राजीव राय जब जाते हैं सवाल कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? राजीव राय ने 10 साल वहाँ मेहनत करी, टिकट लेके आए, अखिलेश यादव के गुड बुक्स में हैं, उनके करीबी हैं और वहाँ उनको जनता चुनाव लड़ा रही है, ऐसी खबर है। और अरविंद राजभर चूँकि पिता मंत्री, खुद प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, थोड़ा लखनऊ का ही रहा और मऊ में उनका ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ, अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर ML वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पीयूष त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों लोग का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको और बता दें कि जिस सीटों पर
प्रोफेसर एम एल वर्मा जी के पास चलेंगे। सर, जो पूर्वांचल की दो दो चरणों में 27 सीटें हैं, इन 27 सीटों का अगर हम आकलन करें, पिछली बार कुछ और था, इस बार कुछ और है। सियासी गुणागणित जो है, क्योंकि 13,500 वोट से सुल्तानपुर जीते, बहुत बड़े मार्जिन से गाजीपुर में अफजाल अंसारी जीते, लेकिन सजा का हेर फेर है तो चुनाव बहुत कमज़ोर हो गया है। और बेटी को नामांकन दाखिल कराने के बाद वो थोड़ा माना भी जा रहा है। तो चीज़ें मुझे लगता है कि सिर्फ एक दल को नहीं, दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं इस बार खींचतान है। विशाल जी, जी सर। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही सर। देखिए, इधर मैं भी घूमा हूँ कई क्षेत्र, और श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। जी। और इधर पूरब में जो मुझे दिखाई पड़ता है, बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। हवा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी रैली और किसी उससे, क्योंकि जनता इस बार साइलेंट नजर आ रही, और साइलेंट होने का असर कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है। तीसरी चीज, ये जो मोदी मैजिक था वो नहीं नजर आ रहा है, जो अभी इससे पहले के चरण में हुए और जो आगे होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बहुत कांटे की टक्कर है, और इस टक्कर में कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो 4,000 5,000 के मार्जिन से ज्यादा लीड जीते की आ रही, जबकि पहले बहुत अंतर होता था। तो ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। विशाल, बिल्कुल वही सर। मैं रैलियों पे जाता ही नहीं। मैंने 2000, मैं बात करूं 18-19 के चुनाव पे, तो आपको भी ध्यान होगा 2020 में बिहार का चुनाव, तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़ अभी है, सेम भीड़ 2020 में दिख रही थी। पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सब दाएं बाएं था। सरकार बनी, लेकिन फिर वो, मतलब सरकार कैसे बनी, जाना पड़ा उनको चाचा के पास, चाचा को उनके पास, तमाम उसमें भी झेल मेल था। बाद में फिर वो एनडीए में चले गए। तो इस बार भीड़ को तो आप मान ही नहीं सकते हो कि भीड़ इस बार आपके साथ, किसके साथ है, क्योंकि एक लोकसभा वही वोटर, वही आपके साथ है, वही उनके साथ हैं। लेकिन वोट डालते समय वो पता नहीं किस बात को ध्यान दे रहे हैं। कई लोगों से मैंने भी पूछा कि भाई डाल आए हैं, चुप रहो। वोट डाल आए हैं और हमने ईवीएम का बटन दबा दिया है, यही कह रहे हैं। विशाल जी, जो भीड़ का कॉन्सेप्ट है, भीड़ को मैंने देखा है कि किस तरह से मैनेज किया जाता है। जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा, सत्ता पक्ष के वो जो वहाँ कर्मचारी लोग होते हैं, लेखपाल से लेकर के और तमाम सी योजनाओं को कार्यान्वयन करने वाले, यहाँ तक सीडीपीओ की ड्यूटी लगा दी जाती है, सीडीओ की ड्यूटी लगाई जाती है कि नहीं, आपको सारे लोगों को भीड़ एकत्रित करके देना है, मंच की व्यवस्था करके देनी है। तो जो सत्ता पक्ष होता है वहां पे भीड़ एकत्रित कराई जाती है। जो सत्ता पक्ष में नहीं है वहां पे थोड़ी बहुत नेचुरलिटी दिखाई पड़ती है, क्योंकि वहां पे सत्ता का लाभ नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां नेचुरलिटी दिखाई पड़ती है वो वोट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जहां पे नेचुरलिटी नहीं है, भीड़ इकट्ठी की जाती है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वोट में कन्वर्ट होने के और दूसरे बहाने अपनाए जा सकते हैं, और तमाम सी चीजें ऐसी हैं जो इस बार थोड़ा सा रुख बहुत क्लियर नहीं नजर आ रहा है। विशाल जी, बिल्कुल। और सर, मुझे लगता है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं इस बार, जो मुझे लगता है आपकी बहुत सालों बाद, आपने तो कई चुनाव देखे आप दोनों लोगों ने, पीयूष सर मैं आपके पास आऊँगा, ये बहुत दिनों बाद एक ऐसा चुनाव हो रहा है और इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि जिस बार ज़मीनी मुद्दों पर लोग बात कर रहे हैं, को चाहे वो एक पक्ष कर रहा हो, कभी कभी दोनों पक्ष ज़मीनी मुद्दों पर ही बात करते हैं। ज़मीनी मुद्दों में रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के साथ जितना युवा परेशान है रोज़गार को लेकर, जितना महंगाई से वो वर्ग परेशान है, एक मिडिल क्लास, वो कहीं ना कहीं अब आ रहा है, लोग उस पर बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं उस पर। जागरूकता बढ़ी है जिसको कह सकते हैं। जी। अब बेवकूफ, ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है लोगों को। अब सर इसमें तो क्या ही कह सकता है कोई। पीयूष सर का रुख करूंगा। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जमीनी मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, और पूर्वांचल में इसको लेकर
क्या लगता है आपको? पिछली बार 20 सीटें जीती थी, ये जो छठे और सातवें चरण में चुनाव हो रहे हैं। पीयूष सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर लीजिए। चलिए एमएल वर्मा सर के पास ही चलेंगे। सर अभी अभी आपने जो बात कही, एक चीज़ और भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई पूर्वांचल में जब हम आते हैं तो हम दो ध्रुवीकरण देख रहे हैं, दो बड़े सियासी चेहरे देख रहे हैं वहाँ। एक का होल्ड है काशी, एक का होल्ड है गोरखपुर, और हम अगर गलत नहीं है तो एक होल्ड लखनऊ में भी है जिसका नाम है राजनाथ सिंह। चंदौली से आते हैं और उनका भी थोड़ा ठीक है। तो 3 होल्ड के साथ और 2 तो बहुत, तीनों बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के देश में। तीनों पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करते हैं। इस बार ये तीनों की परीक्षा होगी कि भाई अवध क्षेत्र में कितनी सीटें भाजपा ने जीती, काशी क्षेत्र में कितनी सीटें मोदी जी के इर्द गिर्द आई, और गोरखपुर मंडल में कितनी सीटें, जो इनका रीजन है योगी आदित्यनाथ जी का, इसमें कितनी सीटें आई। इस बार तो तीनों नेताओं का भी मुझे लगता है टेस्ट होने वाला है। इतना बताऊं मैं, वो है क्षेत्र कैसरगंज जी। ब्रिजभूषण सिंह जी का। उसमें उनके लड़के को टिकट दिया गया है। सपा ने वहां से ब्राह्मण को दिया है, भगत राम मिश्रा को। और वहां ये कहावत है कि ब्राह्मण वैसे तो भाजपा के साथ है, लेकिन वहां पर भगत राम मिश्रा के साथ है, तो ब्राह्मण ब्रिजभूषण सिंह के लड़के को नहीं दे रहा है। ठाकुर वोटों में आधा बंटवारा हो रहा है, कुर्मी वोट नहीं मिल रहा है, यादव वोट नहीं मिल रहा है, मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। तो बड़ी मुश्किल तो ब्रिजभूषण सिंह के सामने भी खड़ी हो गई। और इस तरह से जो छत्रपों की आप बात कर रहे हैं, तो छत्रपों का मतलब ये नहीं है, मतलब तो ये है छत्रप तब काम करते हैं जब आप छत्रप लोग भी उनके लिए कुछ काम करें। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है कि आप काम न करिए और खाली बेवकूफ बनाइए, छत्रप बने रहिए। तो यही स्थिति हमें डुमरियागंज में दिखाई पड़ती है, सिद्धार्थनगर में दिखाई पड़ती है, श्रावस्ती में दिखाई पड़ती है। श्रावस्ती में तो भी तो कुछ उल्टा है, वहां से साकेत मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। और वहां मैक्सिमम पॉपुलेशन कुर्मियों की है जी। फिर इसके बाद यादव आते हैं, फिर मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम नंबर 2 पे है। और वहां से खड़ा किया है साकेत मिश्रा जी को, जो उनके लड़के नृपेंद्र मिश्रा जी के। जी हालत बहुत खराब है सबकी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के छत्रप से काम नहीं चलने वाला है। जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लोग समझ रहे हैं। और तमाम सी चीजें हैं, जैसे दलित वोट है। अभी आज ही एक साहब आए थे जो वोट जिनकी ड्यूटी लगी थी, जो कोई किसी अपने बुंदेलखंड साइड में, तो साहब कहने लगे वहां पे साहब ये चल रहा है कि भाजपा अगर बढ़ जाएगी तो बसपा खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसा राग फैला हुआ है। तो ये तो इस तरह ये से बहुत बड़ा सर आपने तमाम- बात बताई है कि अगर भाजपा बढ़ जाएगी तो बसपा, ये मतलब इस एंगल पर भी लोगों ने ध्यान दिया नहीं है फिलहाल, सेंट्रल यूपी और इस तरफ नहीं ध्यान दिया है। ये बहुत बड़ी लेकिन बात आपने बुंदेलखंड में बताई। चल रहा है ये। अभी जो वोट डलवा के आए लोग वो बता रहे थे, जो कर्मचारी लोग हैं, कि साहब वहां ऐसा चल रहा है। तो हमने कहा ये तो नया फार्मूला आपने निकाल दिया, वहां लोगों ने ऐसा फार्मूला निकाला है। जी। तो कुछ ऐसा चल रहा है कि अब वो जो पहले दलित वोट था, जो पिछले बार के इलेक्शन में भाजपा ने किसी तरह से उसको किया था, और वहां लोग और कहने लगे हैं कि बहन जी को तो भाजपा ने कैप्चर कर लिया है, इसलिए डर के मारे बोलती नहीं हूं। और वो बी टीम क्या, बल्कि उनकी सपोर्ट में बैठ गई है। तो इसलिए ऐसी स्थिति है कि वो सब जो दलित जो सपा में नहीं जाना चाहता था वो भी जा रहा है, वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होने का मतलब, अगर दलित बसपा से छिटक करके कांग्रेस की तरफ जा रहा है तो उसका असर सपा को भी मिलेगा और कांग्रेस को भी मिलेगा। तो उनका साइलेंट जो मूड नजर आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा। विशाल जी। बिल्कुल सर, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी और भी चीज़ें, जैसे एक बड़ी बात आपने ये बताई जो बुंदेलखंड को लेकर, जैसे अभी प्रोफेसर एमएल वर्मा जी ने बताया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड एक ऐसा रीजन है जो डिसाइडिंग होता है।
14-15 सीटें 20 सीटों पर वहाँ पर बड़ा डिसाइडिंग चुनाव होता है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी हम लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हैं इसे बहुजन मिशन कहते हैं, और बहुजन मिशन पर इम्पैक्ट होना उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो एक वहाँ पर यह भी है कि बसपा बचाने की एक मुहिम है, और मायावती को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में है। और बुंदेलखंड का ये असर कितना पूर्वांचल में दिखे, क्योंकि 2 सीटें इसमें, माफ़ करिएगा, 5 से 6 सीटें इन जो जीती थी पूर्वांचल में 7 सीटों में, जो 2 चरणों की बची हैं वो बसपा के पास थी। तो सर बसपा कहाँ पर है ये भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से खबर है, जहां सिंधी बाजार में भीषण आग लगी है। कपड़ा मार्केट में कई दुकानें जली। आग लगने से बचा बाजार में अफरा तफरी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल। आगरा से खबर, सिंधी बाजार में भीषण आग। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी। ये तस्वीरें हैं किस तरीके से आग लगी है सिंधी मार्केट में। आगरा से एक खबर है, लगातार दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कई दुकानों में आग लगी हुई है, और दमकल की टीम और जो क्षेत्रीय व्यापारी वहां जो लोग मौजूद हैं उनकी मदद से आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल ये आग लगी हुई है। कई दुकानों में भीषण आग ने चपेट में ले लिया है कई दुकानों को। आग किन वजहों से लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है। कई दुकानों में भीषण आग लगी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा से खबर, सिंधी मार्केट में लगी भीषण आग। आपको बता दें सिंधी मार्केट आगरा में कपड़ा के लिए एक मशहूर है, और वहां पर कई दुकानों में आग लगी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, एक सिंधी मार्केट एक बड़ी मार्केट है कपड़े की, जहां पर आग लगी है और कई दुकानों को चपेट में लिया है। क्या ताज़ा हालात हैं, क्या आग पर काबू पाया गया है? देखिए, ये जो आग देख रहे हैं, भयानक आग लगी है आगरा के सिंधी बाजार। ये थाना एमएम गेट के अंतर्गत पड़ता है बाजार, और पुराना कपड़ों का बाजार है। और यहाँ पर अचानक एक कपड़े की दुकान में आग लगी, और आग लगने की वजह से ऊपर की दुकानों में आग लगी। और आग के और वहाँ बताया अभी ये जा रहा है कि वहाँ ऊपर रेस्टोरेंट संचालित था जिसमें सिलेंडर रखे थे। उसके धमाके की सूचना इस तरह से प्राप्त हुई, और उसकी वजह से सामने दुकानों में भी आग लग गई। और वहाँ दुकानों के बाहर जो ठेल लगी थी, ठेलों में आग लगी। आग ने इतना विकराल रूप लिया कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी ऊंचाइयों तक आग के गोले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक में दहशत मच गई। आसपास की दुकानों के दुकानदार अपनी दुकान बंद करके भाग गए। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं, और आग पर काबू अभी पा लिया गया है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया है दमकल कर्मियों ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से दमकल कर्मी आग बुझा रहे हैं, और फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। आगरा के सिंधी मार्केट में भीषण आग लगी।
तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा की सिंधी मार्केट की। और अब फिर से वापस चलेंगे। डॉक्टर अमल वर्मा सर हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बात हम लोग कर रहे हैं मिशन पूर्वांचल की, और मिशन पूर्वांचल में सियासी गणित है। सर, बात श्रावस्ती की आप कर रहे थे, वहाँ पर मुझे तो साकेत मिश्रा लड़ रहे हैं। दद्दन मिश्रा वहाँ से सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब चुनाव पे बात किसी ने कराई और किसी माध्यम से हुई तो मैंने पूछा कि कहाँ पर हैं आप, तो वो अमेठी में चुनाव लड़ा रहे थे। बड़े क्षेत्र वो नहीं रहे। तो ये एक बड़ा चीज़ें दिखा रही है ये सब चीज़ें कि भाई नेता अलग क्यों। अब मैंने धनंजय सिंह की हम बात करें, वो जौनपुर में उन्होंने कहा कि हम समर्थन देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, प्रचार बस्ती में कर रहे हैं। आप ले आइए, जब आप ब्रिजेंद्र सिंह को ले आए, किसी को भी ले आइए, विनीत सिंह को ले आइए, वो अपना ही जगह छोड़ के, हाँ उनका पूरे यूपी में, मैं कहता हूँ तो पूरे भारत में बोलबाला हो सकता है कई सीटों पर, लेकिन कोर जगह जब आप अपने घर को मजबूत कर दे तब बाहर से निकले। जौनपुर में श्याम सिंह यादव बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ इतना आसान नहीं होने वाला है भाजपा के लिए। लेकिन जब धनंजय सिंह को आपने सब कुछ किया, वो बस्ती में कल मैं देखा वो चुनाव लड़ा रहे हो, कह रहे भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए आप। देखिए, ऐसा है कि कुछ चीजें दिखाने वाली होती हैं, हाथी के दांत दिखाने वाले, और जो असली है वो तो नहीं है। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है कि जो इन विभिन्न क्षेत्रों में तमाम से जो दिखाई पड़ती है, विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं, उस विरोधाभास का कारण पार्टी। दद्दन मिश्रा लोकल के हैं, श्रावस्ती के थे और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उससे पहले वो सांसद थे। सांसद होने के नाते वो पूरे क्षेत्र में, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो, सब में वो जाते रहे और उम्मीद थी उनको टिकट मिलेगा। टिकट को मिल गया। इससे पहले उम्मीद, हमसे कई लोगों ने पूछा, मैं उधर का रहने वाला हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। 2 लोगों को एमएलसी बनाया गया था, एक साकेत मिश्रा को, एक पदम सिंह चौधरी को। पदम सिंह चौधरी को इससे पहले भिनगा से विधानसभा का टिकट दिया गया था, वहां से हार गए। फिर ये मान लिया गया कि पदम सिंह चौधरी कुर्मियों के नेता हैं, उनको एमएलसी बना दिया गया। लोगों ने पूछा साहब टिकट किसको मिलेगा, तो हमने कहा या तो पदम सिंह को मिलेगा या साकेत मिश्रा को मिलेगा। साकेत मिश्रा का कद थोड़ा बड़ा था, नृपेंद्र मिश्रा के लड़के थे, टिकट तो दे दिया गया। अभी परसों मेरे पास प्रांत प्रचारक जी का फोन आया था, क्षेत्र प्रचारक का फोन आया था कि भाई वर्मा जी थोड़ी मदद करा दीजिए। फिर वहां के विभाग प्रचारक का फोन है। तो हमने कहा, लोग मुझसे श्रावस्ती में पूछ रहे हैं कि कुर्मी भाई भाजपा में कहाँ पर है, किस स्टेज पर है, आप बता दीजिए तो हम लोग खड़े हो जाएं। दूसरा, सपा ने कुर्मी कैंडिडेट दिया है जी। और वहां से स्थिति ये है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन कुर्मियों की नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मुस्लिम की है, नंबर 3 पर बाकी सब मिला करके होते हैं, एससी की है। तो कुल मिलाकर के अब आप देखिए कि जिला अध्यक्ष ब्राह्मण, जिला पंचायत अध्यक्ष ब्राह्मण, कैंडिडेट ब्राह्मण, एक सीट जो बची थी वो विधायक ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण हैं। कुर्मियों को आप कोई स्थान नहीं दिए और कुर्मी कैंडिडेट लड़ रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि साहब आप उनको वोट दीजिए और बाकी गारंटी हम लेते हैं। जहां पर मोदी की गारंटी, जहां पे मोदी की गारंटी हर जगह चल रही हो, वहां पे बाकी छत्रपों की गारंटी की क्या जरूरत है। अच्छा, और तो को गारंटी दी तो गई भाई, आपको एक ब्राह्मण को पार लगाना था, उन्होंने दे दिया। अब गैसड़ी से भी उन्होंने सैलू सिंह को ही दे दिया, फिर से किसी और को भी दे सकते थे। और सैलू सिंह हारे हुए कैंडिडेट हैं, बिल्कुल। और एसपी यादव ने हराया उनको। वहां से जो यादव जी जिनकी डेथ हुई है, एसपी यादव साहब के लड़के को टिकट दिया सपा ने, वो जीत जाएंगे, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और वो एक विधानसभा श्रावस्ती में आती। जी बिल्कुल, वो विधानसभा श्रावस्ती में आती। तो कुल मिलाकर के साकेत मिश्रा की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, ब्रिजभूषण सिंह शरण के लड़की की पोजीशन अच्छी नहीं है,
गोंडा की पोजीशन अच्छी नहीं है। गोंडा से लालजी वो जो अपने बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, उनकी पोती लड़ रही है चुनाव, श्रेया राकेश श्रेया वर्मा वर्मा। की लड़की। हाँ। जी, वो राकेश वर्मा की लड़की है और बेनी प्रसाद वर्मा की पोती है। और वहां से वही पुराने राजा साहब लड़ रहे हैं, उनको रिपीट किया है। वहां की भी पोजीशन अच्छी नहीं नजर आ रही। तो मरियागंज चले, उधर चले जाइए सिद्धार्थनगर, जगदम्बिका पाल को टिकट दिया लेकिन उनका एंटी इनकम्बेंसी इतना है, जबकि वो 65 से ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल। एंटी इनकम्बेंसी के कारण उधर माता प्रसाद वगैरह सब लोग जितने ब्राह्मण है, वहां पे ब्राह्मणों का वोट भी भाजपा को नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वो पूरा तो क्योंकि वो कुल, हरिशंकर तिवारी का पूरे वो माता प्रसाद पे हो गए, और तमाम हाँ, नेता जो समाजवादी पार्टी के, वो सब एक साथ कुशल लगकर कुशल तिवारी के साथ कुशल लग गए। तिवारी हो गए। हाँ, तो कुल मिलाकर के पूर्वांचल बहुत अच्छा नहीं है। अब ये देखना है सर, एक पिक्चर आई थी मिर्जापुर की, पूर्वांचल की गद्दी पर राज करने के लिए दो लोग निकल चुके हैं। अब इस गद्दी पर राज कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। पीयूष जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर, आवाज आ रही है आपको? पीयूष सर, आपको आवाज आ रही है? सर शायद आप म्यूट हैं, म्यूट कर लीजिए। तो इस बार पूर्वांचल की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं, अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके से इंडिया अलायंस जो है ना वो काम कर रहा है पूर्वांचल में। ब्राह्मण बाहुल इलाकों में जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संभाल ली है। वो दिन में सपा कांग्रेस के नेताओं के बीच समन्वय बैठक कर रही है कि बहुत बड़ा काम है, 2017 के चुनाव में ये नहीं हो पाया था। हाँ बिल्कुल। पीयूष जी, आप आवाज आ रही है? हाँ आ रही, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ अब आ रही सर, आ रही है आपके पास। आ रही। जी जी सर, आ रही भाई है। भाई मैं करीब 15 या 20 मिनट से जी मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ कि वहां पर क्या बातचीत हुई है। जी 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 वर्मा जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, अब आप बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताया तो पूर्वांचल की 27 सीटें बची हैं 2 चरणों में, छठे और 7वें चरण में। पिछली बार इन 27 सीटों में जी 7 सीटें बसपा सपा गठबंधन को गई थी। इस हाँ बार जी गठबंधन है नहीं, और इस बार पूर्वांचल में वो हाँ 2019 की स्थिति भी नहीं है। हाँ बिल्कुल हाँ तो सर, इस बार क्या लग रहा है बिल्कुल कि नहीं है। देखिए इसमें एक प्रमुख बात तो ये है कि इसमें इनके जो 3 सहयोगी हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सुभाषपा के अध्यक्ष और अपना दल यस निषाद पार्टी, इन सीटों पर इनका भी इम्तिहान है। ये कितना प्रदर्शन कैसा करते हैं और किस तरह जातीय समीकरण साधते हैं। मैं वर्मा जी की बातों से जितनी सुनी है, उतनी नहीं सुन पाया लास्ट में, मैं उससे सहमत हूं। कैंडिडेट को लेकर के भी समस्याएं हैं, और भाजपा के लिए इन अपनी हारी हुई सीटों को बनाए रखना या पुनः वापस ले लेना बहुत बड़ी चुनौती है। बात भीड़ की हो रही थी, तो भीड़ पर तो जाना ठीक नहीं है। आज भी अखिलेश की सभा में पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, फिर वही उपद्रव हुआ। अब को लेकर कुछ नहीं कह सकते आप। बिल्कुल, मैं तो वही देख रहा था आज जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा भी कि भाई वहाँ पर अब मतलब भीड़ आ रही है, भीड़ आपकी संभल नहीं पा रही है, तो वो भी चुनावी मुद्दा है। लेकिन मूल मुद्दा चुनाव का नहीं हो पा रहा है कि भाई पेपर लीक हुआ, इस पर क्या बयान दे। ये कभी कभी कष्ट होता है। कई लोग पूछते हैं कि बैठे हो वहाँ पर सिर्फ एसी की हवा खा रहे हो कि हमारी बात भी करते हो, तो उनको बताने के लिए कुछ होता नहीं हमारे पास कि भैया हम आपके पेपर लीक पर कभी बात कर पाएंगे। कोई जवाब नहीं है। 6 महीने में पेपर होना है, और 6 महीने कब होंगे ये किसी को नहीं पता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज अभी प्रधानमंत्री जी का एक बयान मैंने देखा है थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये कहा है अखिलेश यादव की सभा में जो भीड़ जा रही है वो पैसे देकर ले जाई जा रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान है, 4 लाइन। और उनको जब पैसे नहीं मिलते हैं तो वो स्टेज की तरफ भागते हैं। अभी अभी अधिकृत एजेंसी में उनकी खबर है।
यानी ये जो 3 सभाओं में भगदड़ हुई, तथा कथित जो भी है, ये तो मौके पे आपके रिपोर्टर होंगे, वो बता पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनाव अब सहयोगियों की हैसियत बताने का भी चुनाव है। जी विशाल जी, बिल्कुल। आगे या तो पूछिए या बिल्कुल मैं सर, रोकिए। नहीं सर, आप बोल रहे थे इसलिए मैंने नहीं बोला। सहयोगियों को बचाना है क्योंकि तीनों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तीनों कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हैं कि दोनों बच्चे हैं और मैं इनका चच्चा हूं और मैं एसी में नहीं नॉन एसी आदमी हूं। एक कह रही है कि भाई यहाँ कोई राजा रानी नहीं है, यहाँ सब जो ईवीएम से निकला वो राजा रानी है। और एक भाई साहब तो सिर्फ वो उनको एक ही विधानसभा लोकसभा दिख रही है, वो है संत कबीर नगर। इसके अलावा वो जहाँ जाते हैं कहीं वो सोनिया गांधी की तारीफ करने लगते हैं और कहीं वो जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, कहेंगे जल्दी बोलो अगली सभा करनी है। तो जो तीनों दलों का हाल ये है। इस बात को भाजपा समझ गई है विशाल जी कि इन तीनों सहयोगियों से मुझे कुछ भी, इनको सीधा सीधा, इसमें कौन सी बड़ी गणित है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा भाजपा का आचार संहिता है। ये तो तीनों जातीय दल हैं। सोनेलाल पटेल जो इस अपना दल के संस्थापक थे, मेरी कई बार उनका सीधा कि हम तो इन जातियों को लेकर के चलेंगे। जी उनका बयान तो ये भी था, थोड़ा पीछे जाए, उन्होंने कहा मैं सवर्णों को अपनी पार्टी में लेता ही नहीं हूं। जी ये अधिकृत इंटरव्यू था, मैं उसमें शुक्रवार मैगजीन में था तो बाकायदे छपा हुआ था। जी। तो ये तीनों के तीनों जातीय दल हैं। वर्मा जी ने अभी एक विश्लेषण किया कुर्मियों का, बिल्कुल सेम पोजीशन यही इनकी है पहले छठे चरण की, यानी भदोही, कानपुर, लालगंज, कबीर नगर, बस्ती, डुमरियागंज, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, धौलपुर, श्रावस्ती, यही सीटें तो हैं छठे चरण में। आज प्रधानमंत्री मीटिंगें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ अलग चल रहे हैं। तो बस हो गया कि ये एनडीए के तीनों जातिवादी दल अपनी जाति को नहीं समेट पा रहे हैं। अब वर्मा जी से जरा सा पूछेगा कि इनकी क्या पोजीशन है, तीनों महारथियों की, संजय निषाद और सुप्रिया पटेल, सुन रहे हैं वो आपको, और श्रीमान जी राजभर जी। जी। बयान बहादुर राजभर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बयान तो इतने बड़े होते हैं कि अगर उनको यूएन का अध्यक्ष बना दिया जाए तो ना जाने क्या क्या कर जाए। जी ये तो यहाँ पर पर्यायवाची बन गए, ये पर्यायवाची बन गए। मैंने सुना कोई आदमी आज इस दल में है, कल उस दल में है, कभी इसकी बात करने लगता है, कभी उसके पीठ पीछे कहते हैं कि ये आए राजभर जी, कुछ भी टिप्पणी। ऐसे आदमी को अब उनके क्षेत्र में पहुंचा है चुनाव, तो भाजपा इस बात को समझ गई है कि इनके बूते का कुछ नहीं है। इसीलिए धड़ाधड़ प्रधानमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ पूरा का पूरा पश्चिम से बुला करके भीड़ वहां पर इकट्ठा की जा रही है छठे चरण की। चूंकि छठा चरण 25 को ही है जी, 20 को ये लोग निपटे हैं एक चुनाव से जी। कुल 4 दिन का मौका है इनके पास, कल से बंद हो जाएगा। और आज ही का दिन, अब तो 7वें चरण में फिर मुझे लगता है एक दिन ही बचा, कल आज ही है यहाँ शायद। हाँ, आज ही है। अब तो योगी 20 मिनट बचा बस। योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर, प्रधानमंत्री जी का वाराणसी 7वें में है। तो अब भाजपा की स्थिति आप समझ सकते हैं। और बताइए, बिल्कुल आगे बढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल, एमएल वर्मा सर का रुख करूंगा। सर अगर बात करें श्रावस्ती की हम या और अन्य पूर्व पूर्वांचल में, जैसे इन्होंने पीयूष सर बता रहे थे कि भाई इन तीनों दलों को भी अपनी पहचान बचाने का है भाई, कि भाई आप कर क्या रहे हो। आपने एक दो को तो मंत्री दे दिया यूपी में, एक को बना दिया केंद्र में, एमएलसी दे ही दिए हैं कोटे से, और सब दो दो विभाग पा के अपना मजे से लाल बत्ती दौड़ा रहे हैं इधर से उधर। देखिए विशाल जी, होता क्या है कि जिन लोगों ने ये अपनी अपनी पार्टी बना रखी है और जिस तरह से कुल मिलाकर के ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि ये ना अपने समुदाय के हितैषी हैं, ना किसी पार्टी के हितैषी हैं। और आपने देखा होगा, आपका अनुभव बताता होगा
कि जितना जाति आधार पर जिन लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बनाई है वो सौदा करते हैं, जहां उनका सौदा फिट हो जाता है वहां वो अपने को रहते हैं। लेकिन लेकिन राजनीति में बस अपने आप को सत्ता में जुड़े रहने के लिए जितने भी 3 आदमियों की बात कर रहे थे आप, अब आप पूछिए कि क्या उनका कोई एक भी वोट वो श्रावस्ती में दिला सकते हैं, वो डुमरियागंज में दिला सकते हैं, वो सिद्धार्थनगर में दिला सकते हैं, वो गोंडा में दिला सकते हैं? कहीं किसी का कोई प्रभाव नहीं। व्यक्तिगत प्रभाव के लिए, व्यक्तिगत राजनीति के लिए जाति का नाम लिया जाता है। इवन यहाँ तक कि अनुप्रिया पटेल की भी बात करते हैं। हर जगह प्रभाव नहीं है इनका। अब ये जरूर है कि कोई नेतृत्व नहीं मिलता है तो समुदाय के लोग उनको मान लेते हैं और उनके पीछे चलने लगते हैं, लेकिन पीछे इतना भी नहीं चलते हैं। सबके समझ में आ रहा है कि क्या अब चीजें मुझे हैं, सर ये लगता है ना ग्राउंड कि एक समय रियलिटी तक क्या है। मुझे तो ये लगता है एक समय तक जिस चिराग पासवान और पशुपति पारस पासवान वोट की बात करते हैं, लेकिन सारा पासवान वोट उन्हीं के साथ नहीं जाता। एक समय था कि आप रामविलास पासवान के पास जाता था पासवान वोट, मुलायम सिंह यादव के पास यादव वोट था, लेकिन अखिलेश यादव के पास हो सकता है कि 10-5% यादव वोट ना जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक बात, बड़ी बात यह है कि अनुप्रिया पटेल अपने आप को पटेलों का सबसे बड़ा नेता मानती हैं और लोग भी उन्हें मानते हैं, लेकिन क्या वो 5 साल मिर्ज़ापुर में उस तरीके से घूमे कि नहीं भैया आप हमारी नेता, आप बताइए, आप ही के एमएलसी भी हैं, आप ही के परिवार से मंत्री भी हैं, आपकी पार्टी से 4-4 विधायक भी हैं, उसका फायदा क्या मिल रहा है? इन तीनों दलों को इतना सब कुछ है, लेकिन मान लीजिए गोरखपुर के रहने वाले हैं संजय निषाद, इनको ही थोड़ा पूर्वांचल में प्रचार प्रसार करना चाहिए था, तो बेचारे संत कबीर नगर में ही सुबह शाम प्रोटोकॉल लगा के अपना लड़के का ही प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लड़का जब सांसद हो जाता है तो इनके मंत्रालयों की बैठक ले लेता है। विशाल जी, इसमें फिलॉसफी ये काम करती है कि कुछ समय तक तो लोग अपेक्षा में जीते हैं जी। जैसे लोगों ने शुरू किया तो लोग अपेक्षा करते ही हमारी मदद करेंगे, हमारा काम करेंगे, हमारे समुदाय की बात करेंगे, उससे हमारा विकास होगा। जैसे आप उम्मीद कर, एक बात सोचिए, जब काशीराम अपना मिशन चला रहे थे, DS4 चलाया, इसके बाद में BSP बनाया और इसके बाद कोई नहीं होता था, कैंडिडेट नहीं मिलते थे, इसके बाद में बहन जी इस लेवल पर पहुंच गई, फिर टिकट बेचने लगी। आज आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम है कि अनुप्रिया जी भी टिकट बेचती हैं? क्या आपको नहीं मालूम है कि अपने जो निषाद साहब है टिकट बेचते हैं? क्या आपको नहीं मालूम है वो अपने टिकट बेचते हैं? कोई ऐसा नहीं जो छूट रहा हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप अगर समाज के हित की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, तो समाज के लोगों को लेकर के आगे बढ़िए। क्या उनके समाज में अच्छे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, मेहनती लोग नहीं है? लेकिन उनको नहीं लेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को लेना, अच्छे लोगों को लेना, उससे तो उनकी नहीं चलेगी। पब्लिक उनको भी पूछने लगेगी जो और मैं कह रहा दूसरे हूं लोग कि हैं। मऊ से किसी को ना देते, मऊ सदर से तो मुख्तार के लड़के को ना देके किसी भी अपने ही कार्यकर्ता को दे देते। हाँ, ये तो भी वो तो वहां पैसा मिलना था ना, वहां तो पैसा मिलना था। अब मुझे तो लगता है टिकट तो उसी को दिया जाएगा जिसके पास पैसा होगा। बिल्कुल। पीयूष आज सर, आप की कुछ कहना चाह राजनीति रहे हैं? में विशाल पीयूष जी, सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? राज की राजनीति में विशाल जी, आप तो इतना जानते हैं जी कि आम आदमी, इवन आपने देखा होगा कि इतने प्रोफेसर आपको दिखाई पड़ते होंगे जो जिनका एकेडमिक कैलिबर है, जो कुछ पार्लियामेंट में बेहतर दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी स्टडी, जो मेरी PhD की स्टडी है, वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। उसमें कई स्टडीज जो कोर्ट की गई हैं, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के उसमें जब केस चल रहा था, तो कुल मिलाकर के तमाम से एकेडमिशियन हैं, तमाम से इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनकी संसद में ज्यादा जरूरत है। अब अमेरिकन संसद को देख लीजिए, किसी अच्छी संसद को देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो जहाँ पे जिसको कह सकते हैं मारपीट करने वाले हों, जूता चलाने वाले हों, ज्यादा पैसा देने वाले हों, ऐसे लोगों की जरूरत है। मसल्स पावर हो, मनी पावर हो, तो अच्छे लोग तो जा नहीं पाते हैं। यहाँ की डेमोक्रेसी में आज हम लोग बैठे हुए थे, 4-6 प्रोफेसर थे, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि साहब क्या हो गया है। इस बात की कल्पना तो अभी अंबेडकर ने भी नहीं कही होगी कि डेमोक्रेसी की इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि मसल्स पावर और मनी पावर वाले लोग ही दिखाई पड़ेंगे वहां पर और भी। नहीं, और कुछ तो वो लोग होंगे जो कि IAS IPS बन गए होंगे, जो चुनाव लड़ने के लिए VRS ले लेंगे। वो इसलिए
इसलिए क्योंकि सत्ता की बात है। जी। तो सत्ता में वो बैठेंगे जिनके पास में कुछ है नहीं, और जिनके पास कुछ है, ज्ञान है, योग्यता है, सारी चीजें हैं, सोच है, दूरदर्शी दृष्टि है, वहां कुछ नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। जी। योगी जी ने अभी एक यूनिवर्सिटी बनाई है देवी पाटन की, जिसको स्टेट यूनिवर्सिटी उन्होंने लिख दिया। वही काम तो अखिलेश ने भी किया। हम कहते हैं कि आप उससे बड़ी रेखा क्या खींचे। स्टेट यूनिवर्सिटी आपने बनाई, बगल में नेपाल है, आप उसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कर देते जी तो बिल्कुल, हो दोनों सकती थी जगहों के आराम बच्चे से। भी पढ़ते, सिलेबस जी। वैसा होता, कुछ काम चलता। हमारा एक मिशन है, विजन भी है, इंडो नेपाल इंटरनेशनल कॉरिडोर। सुन लीजिए, इंडो नेपाल इंटरनेशनल कॉरिडोर। और ये एक ऐसा विजन है जो पूरे वर्ल्ड में अगले 100 साल तक कोई उसको पूरा नहीं कर सकता है। मतलब उसको देख करके लोग चौंक जाएंगे। लेकिन अब बेसिक प्रॉब्लम यह है कि मिशन मेरा है, सीमांत विकास मंच जिससे हमारे कुछ एकेडमिशियन जुड़े हुए हैं। जी। लेकिन अब इस बात को हमने एक बड़े नेता से बात किया, स्वतंत्र देव से बात की, कहा ये मिशन, ये हमारा विजन है और आप इसको मोदी जी को पहुंचा दीजिए। अब लोगों ने कहा उसको ला करके हमको दे दीजिए तो हम पहुंचा देंगे। मतलब ये है कि हम नेता बन जाए और बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हेलो। और आपसे सारी चीजें लेने के बाद वो बता देंगे कि आप ही की माननीय वर्मा जी के ही सानिध्य में ये मैंने तैयार करवाया है। घटना मैं बहुत मजेदार सुनाता हूँ आपको। हेलो। सर आपको रोकूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष सर आपका भी और एमएल वर्मा सर आपका भी। सीधे डुमरियागंज ले चलते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे, तब भी हम लोग आए थे। राघवेंद्र प्रताप सिंह और ये श्याम धनी राय मेरे साथ में थे। हम लोगों ने तब भी बड़ा आंदोलन किया था और फिर उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया था। आज तो कोई दुराचारी, कोई गुंडा और कोई माफिया इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए, राह चलते हुए राहगीर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा तो शाम तक उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल जाएगी। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और बेहतर भविष्य भी है। साथ साथ जो काम कभी नहीं हुआ, मैं बताऊं, आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये समाजवादी पार्टी गुड़ के गुंडे करा पाते क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग क्या मंदिर का निर्माण कराते? ये तो आज भी विरोध कर रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। अरे बेकार तो तुम्हारी बुद्धि है, भ्रष्ट हो गई है इनकी बुद्धि। राम मंदिर को जो जगन नियंता है, परमपिता परमेश्वर है, उस राम के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, उनकी जन्मभूमि के लिए इस प्रकार की टिप्पणी, फिर भी हम मौन बने रहते हैं। बहन और भाइयों, मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, हमारा संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। एक ही संकल्प होना चाहिए, जो राम का नहीं, और चुनाव में उनकी जमानतें जब्त करनी ही चाहिए। करेंगे ना? देखो, गोरखपुर से एक माफिया को लोगों ने लात मार करके भगाया है और वो यहां आकर के फिर चुनाव लड़ करके अपने को आजमाने का प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है कोई शरीफ व्यक्ति इसके साथ होंगे नहीं, सभी माफिया, सभी गुंडे होंगे। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों इनके काले कारनामों के कारण जनता की गाड़ी कमाई पर कैसे लोग डकैती डालते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया इन लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दिया, पैसा ही गायब हो गया। और तब सीबीआई और ईडी ने इनके यहां छापेमारी करके संपत्ति लोगों की जब्त की। एक पेशेवर माफिया है, गरीबों का खून चूसते हैं, व्यापारियों का पीड़न करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं।
और शरीफ लोगों का जीना हराम करते हैं। और इसीलिए इन गुंड और माफियाओं के खिलाफ भी हम लोग प्रदेश के अंदर बहुत सख्त कार्रवाई करके आम जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर भेज करके हम भस्मासुर पैदा न करें। ये भस्मासुर है आज के। बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। आपने पुराणों में कथा पढ़ी होगी। आज जनता को जनार्दन क्यों कहा जाता है? जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है। देश आपका, विकास आपका, भविष्य आपका, फैसला भी आपका, वोट भी आपका, तो सब कुछ तो आपका है। तो इसलिए आपको तय करना है देश का भविष्य कैसे होना चाहिए, आपका और आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे होना चाहिए। और उस भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। कोई स्वाभिमानी समाज किसी माफिया और किसी अपराधी को चुन करके भेजता है तो अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकारमय करता है। आप देखते होंगे, मैं तो सांसद था गोरखपुर में, अकेले माफियाओं को चैलेंज करता था, उनको मार मार करके तोड़ाता था गोरखपुर में, हटाता था इनको। वहां के व्यापारियों से मैं कहता था कि जूता चप्पल से इनको दौड़ाओ, जहां मिल जाएंगे घरों में चढ़ करके उनके हमला करके उनको तोड़ करके भगा दो। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गोरखपुर में 1996 से हम लोगों ने एक भी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं होने दी। माफिया कोई भी रहा हो उसको उसकी औकात में रखा और परिणाम रखा। आज गोरखपुर का विकास आप देखते होंगे, जाकर के देखे गोरखपुर का विकास, ऐसे लगता है जैसे बाबा गोरखनाथ साक्षात प्रकट होकर के इस नगरी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्यापुरी का भी हाल है। आज आप जाएंगे, साक्षात लगता है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम साक्षात इस नगरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि अब तो विकास होना है, गरीबों का कल्याण करना है, विकसित भारत बनाना है। और इसके लिए ही हम लोग आए हैं। एक एक वोट की कीमत को हमें समझना होगा। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, अपना दल, ये सभी दल एक साथ है। और दूसरी तरफ हैं जितने भी रामद्रोही हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं। इनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे, पिछड़ों का हक मुसलमानों में बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये कहता है? इनका मैनिफेस्टो कहता है सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करके तालिबानी शासन लेकर के आएंगे। क्या तालिबानी शासन हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या ये तालिबानी शासन लेके आना चाहते हैं, पर्सनल कानून लागू करना चाहते हैं। और ये कहते हैं सत्ता में आएंगे तो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब समझिए आप? वरासत टैक्स यह अमेरिका में लगता है, और अमेरिका से आए हुए अंग्रेज, आधुनिक भारत के अंग्रेज आज विरासत टैक्स की बात करते हैं हिंदुस्तान में। आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की, जो आपके पास खेत होगा, आपके पास मकान होगा, आपके पास जो जेवर होगा, आपके पास जो पैसा होगा, जो भी हो, 1 लाख 2 लाख 50,000 25,000 10,000 5,000 200 कुछ भी होगा, उसमें से कहेंगे सरकार बनते ही ये कहेंगे कि भाई अब ये इसमें से आधा हमारा वरासत टैक्स, और वरासत टैक्स से आपको जबरदस्ती ले लिया। अब तो आपका 2 कमरे का घर आपके पिता ने बना के दिया, वे आज नहीं जीवित, आज जीवित नहीं है, आपके विरासत में मिल गया।
अब ये क्या करेंगे कि उसमें से एक कमरा उठा करके किसी बांग्लादेशी मुसलमान को, किसी पाकिस्तानी मुसलमान को, किसी रोहिंग्या को दे देंगे। क्या आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? तो यहाँ पर आप डुमरियागंज से सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो लगातार माफियाओं को निशाने में ले रहे थे। उनका माफियाओं को खत्म करने का काम योगी सरकार, भाजपा सरकार ने किया है। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।